धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। जोशीमठ पर बड़े फैसले होने की संभावना। राहत पैकेज को मिल सकती है मंजूरी। उत्तराखंड में पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 4 लोग गिरफ्तार। एसटीएफ ने किया खुलासा। 5 दिन पहले हुई थी परीक्षा। जिला प्रशासन ने जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित लोगों को बांटी राहत राशि। भवन स्वामियों को 1.5 लाख की अंतरिम सहायता राशि की वितरित। प्रभावित परिवारों को मिला चेक। प्रदेश में मनाई जा रही धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। जोशीमठ आपदा के बीच कैबिनेट की ये बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। जोशीमठ पर बड़े फैसले होने की संभावना जताई जा रही है। राहत पैकेज को मंजूरी मिल सकती है। तो देहरादून से खबर बता रहे, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। जोशीमठ आपदा के बीच कैबिनेट की ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक होगी। जोशीमठ पर बड़े फैसले हो सकते हैं। राहत पैकेज को मंजूरी दी जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो जोशीमठ ही है, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज को मंजूरी मिल सकती है। बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बात यह कि तकरीबन 12 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। निश्चित तौर पर कहने की जो पूरा फोकस है इस बार जो कैबिनेट बैठक है वो जोशीमठ को रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में तमाम एक तरीके से जो पहलू देखने को मिले हैं, जिसमें तमाम परिवारों को चाहे सहायता प्रदान करानी हो या उसके अलावा राहत पैकेज की बात हो, या उसके अतिरिक्त जिस कल खुद मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक जो की है, जिसमें चाहे सेना के अधिकारी हों, वैज्ञानिक हों, वहाँ के व्यापारी हों, प्रतिष्ठित लोग हों, सभी के साथ बैठक कर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने की है और ये भरोसा दिलाया कि सरकार जो है इस समय प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज जो कैबिनेट बैठक होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि जोशीमठ को लेकर के बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि प्रभावित परिवारों को जो अंतरिम राशि 1.5 लाख रुपए दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ोतरी की अगर हम खासतौर पर बात करें तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि प्रभावित परिवारों को मार्केट रेट पर अच्छे दामों पर जो है उनको मुआवजा दिया जाएगा, तो उसको लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से उनको मुआवजा देना है, जो घर वहाँ पर अगर तोड़ने की स्थिति बनती है, या फिर जिन घरों में बड़ी बड़ी दरारें एक तरीके से देखने को मिली है, उन परिवारों को किस तरीके से जो है सहायता प्रदान करनी है मार्केट रेट पर, तो उसको लेकर भी फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी तय किया जा रहा है कि कई ऐसे परिवार जिन पर रहने का कोई सहारा नहीं है, उन्हें एक अलग जगह पर विस्थापित कहीं ना कहीं किया जाए। उसको लेकर भी आप सरकार के पास 2-3 प्रस्ताव एक तरीके से आए हैं जमीनों के, तो उस पर भी अंतिम फैसला हो सकता है कि उन परिवारों को कहाँ पर विस्थापित करना है, उसके लेकर भी फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम सहायता की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि एक राहत सहायता कोई ना कहीं जोशीमठ को लेकर के सरकार घोषित करे, आप राहत पैकेज की बात कर एक तरीके से करे, जिससे कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए अलग स्तर पर जो है अपना बजट आवंटित हो, जिससे कि वहाँ पर राहत और बचाव कार्य के साथ ही लोगों को विस्थापन की व्यवस्था हो, या फिर लोगों को प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले हैं उनको एक अलग व्यवस्था देने की बात हो, तो उनमें कहीं ना कहीं राहत पैकेज की मांग कहीं ना कहीं वहाँ के लोग भी कर रहे थे। तो माना जा रहा है कि राहत पैकेज को लेकर भी संभवतः सरकार एक तरीके से फैसला ले सकती है। और दूसरी तरफ माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल के अपडेट भी ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये कोशिश हो सकती है कि केंद्र से भी कुछ सहयोग मांगा जाए। तो ऐसे में जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं केंद्र को भी भेजा जा सकता है कि सहायता जो है केंद्र सरकार भी इसमें करे, जिससे कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को एक तरीके से फायदा या फिर उनको एक तरीके से सरकार की तरफ से जो राहत है वो दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, और जिस तरीके से कह सकते हैं कि आपात बैठक कहीं ना कहीं ये बुलाई गई है, तो सही बात है कि जोशीमठ पर पूरा फोकस रहेगा और जोशीमठ को लेकर के बड़े फैसले जो है आज कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं।
बिल्कुल कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं क्योंकि इस स्थिति में सरकार कह भी रही है कि जनता के साथ खड़ी है और इस वक्त पूरा फोकस सरकार का जोशीमठ पर ही है क्योंकि जोशीमठ को बचाना है। साथ ही साथ जो लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं उनको कहीं ना कहीं मुआवजा राशि देनी है, पुनर्वास उनका कराना है। ये बड़ा संकट है और कह सकते हैं चुनौती भी है सरकार के पास। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आकाश। तो आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर पंजाबी समुदाय को लोहड़ी पर्व की बधाई दी है। लोहड़ी पर्व पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सभी त्योहारों को परस्पर सहयोग और आपसी सद्भाव से मनाने की हमारी समाज में परंपरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे का ये पर्व हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। तो आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों, प्रभावितों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी। प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अधिकतम जो हो सकता है वह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि फरवरी में औली में गेम्स होने हैं। कुछ महीने बाद चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। हमें ये भी देखना होगा कि जोशीमठ से बाहर कोई गलत संदेश ना जाए ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो। इसका हम सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है। जोशीमठ के साथ, जोशीमठ वाले लोगों के साथ आपदा प्रभावित के साथ और हर संभव जो सहायता है वो करेंगे और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करेंगे। हमारा काम है उसको करेंगे। अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपये की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही इसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है सहायता। आगे बढ़ेंगे। देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी के जेल रोड चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह रौतेला ने की। वहीं अब से जेल रोड चौराहे को विवेकानंद मार्ग के नाम से जाना जाएगा। यह एक इतिहास रचा है यहाँ पर। हल्द्वानी जो हमारा महानगर है, कुछ दिनों में तो ये पहचानने में नहीं आएगा, इतना सुंदर हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछली बार घोषणा की थी 2200 करोड़ रुपए, उसके स्वीकृति भी हुए, उसकी डीपीआर भी बन गई। फरवरी से काम प्रारंभ भी हो जाएगा। हर जगह जिसकी जो डिमांड थी, हर गली में, हर मोहल्ले में जो बड़े काम रुके हुए थे, वो जब बनेंगे, वो मूर्त रूप लेंगे तो पहचानना भी कठिन हो जाएगा। इतना अच्छा काम चल रहा है। आज जयंती के दिन, विवेकानंद जी की जयंती के दिन, विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणाओं में रखा था। मुख्यमंत्री जी यहाँ स्वयं आने वाले थे, लेकिन जोशीमठ की घटना, वहाँ की त्रासदी आप सब समझ रहे हैं कैसी स्थिति में वहाँ की जनता परेशानी में है। 2 दिन पहले मैं ही वहाँ से लौटा हूँ। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को यूं ही नहीं देवभूमि कहा जाता। यहाँ के कण कण में देवी देवता का वास है। यहाँ कई देव डोलियों का अपना अलग ही महत्व है। ऐसा ही एक उदाहरण टिहरी के पौनाड़ा गांव के मंदिर का है, जहां देवी अपने मंदिर और उसमें बनी गुफा में 12 साल तक तपस्या पूरी करने के बाद दिसंबर माह में भक्तों को दर्शन देने के लिए ली बिहार निकली हैं। वहीं सैकड़ों गांव में करीब 37 दिन तक पैदल सफर करने के बाद देवी की डोली ब्रह्मापुरी गांव पहुंची, जहां दर्शन के लिए भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान भक्तों ने देवी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर मन्नतें भी मांगी।
दुधियार देवी का पुराना इतिहास है। 12 साल में एक बार बाहर निकलती है और कम से कम 100 गांव भ्रमण करके हमारे गांव बागी पहुंची और बागी में भव्य स्वागत किया गया। इस देवी का जो है इतना महत्व है कि लोग देश विदेश कई क्षेत्रों से हमारे यहाँ कम से कम 500 लोग इकट्ठे हो रखे हैं इस स्वागत के लिए। और इसका इतिहास है कि आज तक गंगा में भी पैदल न जा करके गंगा स्वयं पार करती है, 3:30 स्नान करके माघ मेले में प्रवेश करती है। 12 साल में जो है देवी बाहर निकलता है, वहाँ से बाहर निकल जो है मंदिर से जो है वो पट्टा खुलता है, 12 साल में खुलता है। पूरे 9 गाँव में जो है मेला मारते हैं जो है, तब वहाँ से जो है समापन अभी तो बहुत दिन है, समापन होने का बहुत दिन है। मंदिर में भागवत पड़ेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद जयंती पर चंपावत जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर ललुवा पानी तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें कई बालक और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। मैराथन में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी को 2100 रुपये, दूसरे स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 1500 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 1000 रुपये की धनराशि प्रदान की गई। भाजपा प्रदेश मंत्री गौरव लड़वाल ने बताया कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य के साथ जनपद में समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चंपावत इकाई द्वारा यंग इंडिया रन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे ऑर्गेनाइज करी गई है। इसमें टॉप 6 प्रतिभागी जो महिला और पुरुष वर्ग के होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार राशि 2100, 1500, 1000 और चौथे, पाँचवें, छठे स्थान पर आने वालों को 500 रुपये की धनराशि दी जाएगी। जो दौड़ है वो चंपावत जिला मुख्यालय से मेन मार्केट से लेकर लुलवा पानी तक और वापस रखी गई है। मैदानी इलाकों में इन दिनों ठंड का भारी प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 तारीख के अनुमान से उत्तरकाशी में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हल्द्वानी में विद्युत कटौती का मसला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में लोगों ने काला झुंगी चौराहा स्थित सहायक अभियंता के दफ्तर में प्रदर्शन किया और वहीं उन्होंने जमकर नारेबाजी कर शहर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को रोकने की मांग की। इस दौरान लोगों ने बताया कि बिजली कटौती की वजह से पेयजल की किल्लत हो रही है, लोगों के घरों में पानी भी नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं कड़ाके की ठंड में बिजली न होने से कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। हल्द्वानी शहर जो कुमाऊं मंडल का मुख्य द्वार है, इतनी लाइट की कटौती हल्द्वानी शहर में कभी नहीं हुई जितनी ये विगत 1 महीने से लगातार हो रही है। सम्मानित अधिकारियों को फोन करो, फोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। आज जनता की आवाज को उठाने के लिए मैं इन लोगों के बीच आया हूँ। हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। बिजली की कटौती इस कदर की हो रही है कि लोगों के घरों में पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा हो रही है। लोग पानी के लिए दूर दराज से अपने घरों में पानी लेकर आ रहे हैं और इसी चीज को लेकर आज हमने यहाँ पर एसडीओ महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और अगर लाइट व्यवस्था सुचारू नहीं की गई, अगर मुझे आमरण अनशन पे भी बैठना पड़ा, मैं आमरण अनशन पे भी बैठूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा। विगत 2 दिनों से जो पूर्व टेक्निकल फॉल्ट आया था, ट्रांसफार्मर में टेक्निकल फॉल्ट आया था, एक हमारी लाइन आती है उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया था, उसकी वजह से हमें जो है सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन हम लोग जो है पूरे प्रयास करके सप्लाई नॉर्मल कर दी है। कल से लगभग सप्लाई सब जगह नॉर्मल चल रही है। कई बार दिक्कतें होती है, हम लोग काम कर रहे हैं तो बिजी होते हैं, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। फोन भाई काम में है, बिजी, फोन नहीं उठा पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर कोटद्वार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जांच कर रही एसआईटी की टीम ने आरोपियों के टेस्ट को लेकर अर्जी दायर की थी, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों में एक आरोपी के नार्को टेस्ट को लेकर मंजूरी दे दी है। दरअसल 3 आरोपी से कोर्ट ने नार्को टेस्ट को लेकर सहमति मांगी थी, जिनमें से अंकित और सौरभ ने टेस्ट कराने से मना कर दिया था। तो वहीं पुलकित आर्य ने टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी थी, जिस वजह से कोटद्वार कोर्ट ने सिर्फ पुलकित आर्य के नार्को और पॉली टेस्ट कराने की मंजूरी दी है और अन्य 2 आरोपियों की सहमति न होने की वजह से उनका नार्को टेस्ट और पॉली टेस्ट नहीं किया जाएगा। भंडारी हत्याकांड में हमने जो माननीय न्यायालय से मांग करी थी कि पुलकित आर्य का
और जो 2 और एक्यूज हैं उनका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। तो आज माननीय न्यायालय द्वारा जो मेन एक्यूज है, मेन अभियुक्त है पुलकित आर्य, उनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी है। और निश्चित रूप से जो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होगा मुख्य अभियुक्त का, तो सच्चाई सामने आएगी। कहाँ कौन वो वीवीआईपी था, कहाँ उनका फोन है, कैसे उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो निश्चित रूप से अंकिता के परिवार को इससे न्याय मिलेगा और सच्चाई सभी के सामने आएगी, उत्तराखंड की जनता के सामने आएगी, वीआईपी की सच्चाई सामने आएगी और अंकिता के परिवार को न्याय मिलेगा। उत्तराखंड में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसके चलते ऊधम सिंह नगर पुलिस ने पुल भट्टवा थाना क्षेत्र में एएनटीएफ की टीम ने किच्छा से चरस तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि चरस बेचने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया है। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने 1 किलो 17 ग्राम चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। साथ ही सीओ ने बताया कि चरस को बेचने वाले की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, श्रीमान डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ काफ़ी दिनों से पुलबट्टा पुलिस अभियान चला रही थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ऊधम सिंह के निर्देश में कल पुरानी मंडी, जो रास्ता बरेली को जाता है, पुरानी मंडी वाला रास्ता था, वहाँ पे लवप्रीत सिंह को पकड़ा। लवप्रीत को पकड़ा, जिसके कब्जे से 1 किलो चरस बरामद हुई। इससे पूछताछ की गई तो ये बंडिया किच्छा से हरिशंकर लाला के वहाँ से लाता था। हरिशंकर लाला के बारे में जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस चरस बेचने में प्रकाश में आया था, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था। अब उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर पुलिस ने पिछले 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। दरअसल उत्तराखंड पुलिस वांछित अपराधियों और इनामी अभियुक्तों की धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। प्रेमनगर पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है उस पर 15,000 का इनाम था। आरोपी ने 2017 में बिकी हुई जमीन को फर्जी तरीके से किसी और को भी बेचा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जो ये हमारा अभियान चल रहा है, जिसमें हम वांछित और इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चल रहा है, इसी क्रम में थाना प्रेमनगर से एक 15,000 का जो इनामी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी थाना प्रेमनगर की टीम द्वारा की गई है। इसमें जो ये अभियुक्त है, इसके द्वारा 2017 में एक ज़मीन जो है ऑलरेडी विकृत ज़मीन को दोबारा विक्रय करके धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तभी से लगातार हम इसकी अरेस्टिंग हेतु प्रयास कर रहे थे। सर, लगातार कई बार हमारी टीम द्वारा जो है इसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए। अब 5 साल बाद जो है हमारी टीम को जो है इसमें सफलता मिली है और इसकी अरेस्टिंग गुड़गांव से की गई। जसपुर की जनता इन दिनों विद्युत विभाग की ओर से काटी जा रही बिजली से परेशान है, तो वहीं जनता को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। जहां कांग्रेस विधायक आदिश चौहान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी का धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक आदिश चौहान ने बताया कि इससे पहले भी अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण सांकेतिक धरना दिया गया और अगर स्थिति नहीं सुधरेगी तो आगे डीजेएम ऑफिस पर पहुंचकर तालाबंदी की जाएगी। तो लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है। जनता को लेकिन अब कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस विधायक आदिश चौहान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक आदिश चौहान ने बताया कि इससे पहले भी अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण सांकेतिक धरना दिया गया है और अगर स्थिति नहीं सुधरेगी तो आगे डीजेएम ऑफिस पर पहुंचकर तालाबंदी की जाएगी। अभी लगभग 10 दिन पहले हम यहाँ पहले आए थे, तो यहाँ एसडीओ से निवेदन किया गया, एमडी से फ़ोन पर वार्ता हुई, डीजीएम से वार्ता हुई कि भाई हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर भी 1 सप्ताह बाद हमने जो हमारे डीजीएम काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। प्रशासन के, सरकार के कान पे जूनी रही।
तो हमने आज सांकेतिक ये किया है। अगर नई बात बनी तो मैं फिर डीजीएम के यहाँ मुझे जाकर तालाबंदी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा की पेपर लीक होने के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 22,50,000 रुपए आरोपी संजीव चतुर्वेदी से बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक आयोग के अति गोपन अनुविभाग में नियुक्त अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने कार्यालय से प्रश्न पत्र लीक किया और अपनी पत्नी रितु के साथ मिलकर लीक प्रश्न पत्र राज्यपाल और संजीव को उपलब्ध कराया, जिसके एवज में उन्हें नगद राशि मिली। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि जांच पड़ताल के आधार पर अभी तक 35 अभ्यर्थियों ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिलने की सूचना दी है। में यूके SSSC में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। एसटीएफ की टीम ने जाँच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूके PSC के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहां से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया कि अभी उसको कुछ समय पूर्व ही अरेस्ट किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। उसके दौरान जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। उसकी अभिरक्षा से 22.5 लाख रुपए अभी तक हमने बरामद। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जोशीमठ भू धसाव से प्रभावित भवन स्वामियों को जिला प्रशासन ने सहायता धनराशि का वितरण किया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के द्वारा प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की अंतरिम सहायता में से 1 लाख पुनर्वास के तहत राशि दी जा रही है, जिसे फाइनल पैकेज में सम्मिलित किया जाएगा, जबकि 50,000 तात्कालिक रूप से घर शिफ्ट करने के लिए प्रदान की जा रही है। जोशीमठ में लगातार भू धसाव जारी है, जिसके चलते अब सरकार हर एक व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जिला प्रशासन ने राहत चेक वितरित किए हैं। प्रभावित भवन स्वामियों को राशि वितरित करना भी अब शुरू कर दिया गया है। परिवारों को अब 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता राशि दी जाएगी। तो जिला प्रशासन ने राहत चेक वितरित किए हैं। जोशीमठ में जो स्थिति बनी है उसको लेकर सरकार सजदा है और हर एक व्यक्ति को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत सरकार ने घोषणा की है कि जो प्रभावित परिवार हैं उनको 1.5 लाख की अंतरिम सहायता राशि दी जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।